कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरे मन कर बहुत बहुत स्वागत है। जैसन कि रौरे मन के पता है कि हम इनके साथ हर समय मौजूद रहे ना, एक जागरूक किसान टोहन और साथ ही मंगरू दादा। नमस्कार। तो किसान भाइयों जुड़ चुके हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम में, लेकिन किसान भाइयों को सबसे पहले हम देते हैं जानकारी मौसम के बारे में और मंडी भाव के बारे में कृषि समाचार के द्वारा। तो सबसे पहले देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबर पर। बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार चला रही है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राज्य जैविक मिशन के तहत जैविक खेती को दिया जा रहा है प्रोत्साहन। किसानों के लिए लाभप्रद है बैगन की स्वर्ण श्यामली एवं स्वर्ण प्रतिभा किस्में। फसलों की कटाई को सुगमता से करने में माहिर है वैभव हसिया। राज्य सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बागवानी फसलों को बढ़ावा देने संबंधित कार्यक्रम चला रही है। बागवानी फसलों के अंतर्गत आने वाले फल, फूल, मसाले एवं अन्य फसलों के विस्तार के साथ सिंचाई जल स्रोतों का निर्माण, वर्मी कंपोस्ट निर्माण इत्यादि कार्यों का विकास किया जाएगा। बागवानी फसलों के अंतर्गत जितने भी फसल आते हैं उन फसलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कई कार्यक्रम चला रही है, जिसके अंतर्गत फल बागों का विस्तार, फ्लोरिकल्चर का विकास, मसाला उत्पादन क्षेत्र का विकास, तालाब और कुओं के साथ अन्य जल स्रोतों का निर्माण एवं वर्मी कंपोस्ट निर्माण इत्यादि कार्य शामिल हैं। राज्य में किसान जैविक खेती के प्रति जागरूक हों, इसके लिए राज्य जैविक मिशन चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 15,000 हेक्टेयर भूमि में हरी सब्जियों की जैविक खेती की जाएगी। जैविक कृषि से होने वाले लाभों को देखते हुए राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी के तहत राज्य जैविक मिशन चलाया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत लगभग 15,000 हेक्टेयर भूमि में प्रमुख रूप से हरी सब्जियों की जैविक खेती की जानी है। बैगन की फसल लगाने वाले कृषकों के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र पलांडू द्वारा विकसित बैगन की 2 किस्में स्वर्ण श्यामली और स्वर्ण प्रतिभा लाभप्रद साबित होंगी। ये किस्में रोगरोधी होने के साथ ही अच्छी फसल देने वाली भी हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र पलांडू द्वारा विकसित बैगन की 2 उन्नत किस्में अपनी खास विशेषताओं के कारण कृषकों के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। ये किस्में हैं स्वर्ण श्यामली और स्वर्ण प्रतिभा। स्वर्ण श्यामली आकार में गोल और हरे रंग का होता है और स्वर्ण प्रतिभा किस्म लंबा और बैंगनी रंग का होता है। साथ ही ये किस्में मुरझा रोगरोधी भी होते हैं। इन किस्मों को लगाकर किसान बैंगन की अच्छी फसल पा सकते हैं। अगर अभी आप बैगन को खेती के बारे में सोचें, बैगन लगाने जा रहे हैं, तो बैगन में भी एक मुरझा रोग आता है, जिसमें कि आपको फसल लगाने के बाद जब फल फूल आता है तो उस समय जो है बैगन का पौधा जो है मरना शुरू हो जाता है और उसमें कोई दवाई काम नहीं करता है। तो उसके लिए जो है रोगरोधी किस्म लगाएं। और अनुसंधान केंद्र पलांडू द्वारा जो है बैगन की 2 किस्में जो है जो रोगरोधी है, जिसमें कि स्वर्ण श्यामली जो हरे रंग के गोल आकार का कांटे वाली बैगन है, और दूसरा जो है स्वर्ण प्रतिभा जो लंबे बैगनी रंग का है, जिसका कि आप लगा करके भरपूर लाभ उठा सकते हैं। वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल कृषि जगत को और ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है। किसान इन तकनीकों द्वारा अच्छी और सफल खेती कर रहे हैं। ऐसी ही एक तकनीक है प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक। आइए जानते हैं प्लास्टिक मल्चिंग क्या है और कृषक इससे किस तरह लाभान्वित हो सकते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक द्वारा कृषक कई तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गर्मियों में आमतौर पर पटवन के बाद सिंचाई जल काफी मात्रा में उड़ जाता है। इसके बचाव के लिए प्लास्टिक मल्चिंग कारगर उपाय साबित होता है। साथ ही टमाटर, बैंगन, गोभी, मिर्च इत्यादि की बेमौसमी खेती प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक द्वारा की जा सकती है। बेमौसमी सब्जियों की खेती द्वारा किसानों को अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। किसान भाइयों,
अभी जो है एक तो कि हमारे खेत में घास की समस्या ज़्यादा है, दूसरा क्या है कि पानी की जो गर्मी के मौसम आ रहा है तो अभी जो है पानी जो आप डालेंगे तो जो है ज़्यादा उड़ जाता है, गर्मी के चलते धूप के चलते ज़्यादा उड़ जाता है। तो उसके लिए जो है अभी प्लास्टिक मल्चिंग चला हुआ है, लेकिन वही किसान इस प्लास्टिक मल्चिंग के विधि को प्रयोग कर सकते हैं जिनके पास की टपक सिंचाई हो। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास टपक सिंचाई विधि लगा हुआ है तो आप प्लास्टिक मल्चिंग करके जितने तरह की सब्जी का फसल आप अभी गर्मा फसल चाहे लत्तर वाला सब्जी हो, बैगन, टमाटर, शिमला मिर्च, मिर्चा हो, सभी में इसका लगा करके प्रयोग कर सकते हैं। फसलों के तैयार होने के बाद प्रमुख कार्य होता है उसकी कटाई का। फसलों के कटाई कार्य को सुगम तरीके से करने में सहायता प्रदान करता है वैभव हसिया। वैभव हसिया फसलों के कटाई कार्य को सुगम बनाता है। धारदार हसिये में लगा हैंडल लकड़ी का बना होता है और अपने खास बनावट की वजह से पकड़ने में सहज होता है। साथ ही फसलों की कटाई करते वक्त अंगुलियां जमीन से रगड़ नहीं खाती। इस वजह से कटाई आसानी से और तेजी से होता है। वैभव हसिया को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार के इस अंक में अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की। तो आइए इस शख्स से मिलकर जानते हैं कि इन्होंने सफल किसान की ये उपाधि कैसे पाई और सफलता का सफर कैसे तय किया। इन शख्स का मानना है कि हम कृषि तकनीकों को कृषि वैज्ञानिकों से सीखते हैं, जो लाभदायक तो होता है, परंतु जो सीख इन्हें खेती करते हुए अपने अनुभव से प्राप्त होती है वो खेती बाड़ी में ज्यादा लाभप्रद साबित होती है। अपने अनुभवों से सीखते हुए अपनी खेती बाड़ी के कार्यों को सूझबूझ से करते हुए आज ये सफल किसान की श्रेणी में आगे हैं। मैं सब्जी का उत्पादन और उसके साथ साथ में मैं धान, गेहूं, रबी का फसल जीरो टेलर के द्वारा से बहुत अच्छा से अभी खेती कर रहा हूं। खेती करने से हमें बहुत फ़ायदा है। जीरो टेलर से मजदूरा के कम, कोई मजदूरा का ज़रूरत नहीं और उससे तकनीकी में खाद वगैरह भी बहुत कम मात्रा में देने से भी खेती हमारा बहुत ढंग से होता है। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की प्रमुख मंडियां खाद्यान्नों के मामले में पिछले सप्ताह की तुलना में तेज रहीं। खासकर दलहनी अनाजों में ये तेजी देखने को मिली। वहीं चीनी के मूल्य में कुछ कमी आई है। आज राज्य की मंडियों में कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के मूल्य इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल उत्तम न्यूनतम 2350 रुपए से लेकर अधिकतम 2450 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। चीनी न्यूनतम 3200 रुपए से लेकर अधिकतम 3500 रुपए। वहीं आलू के मूल्य न्यूनतम 900 रुपए से लेकर अधिकतम 1100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। रांची अधिकतम 13 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10.5 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है। और फूलों, अब लगता है कि किसान भाइयों को कुछ जानकारी भी देनी चाहिए, और ये जानकारी आप लोग सवाल भी पूछ सकते हैं, और वैसे तो जानकारी हमारे पास है ही। जी बिल्कुल देवे चाहिए, लेकिन उकर से पहले हम ये मंगरू दादा से एगो बुझावल बुझाए चाहिए। का बुझावल भाई? के पता है मंगरू दादा, रूम कर अंदर कौन सा खेती करल जाएला? हम के बुड़बक बुझाती रहे, रूम के अंदर कोनो खेती होएला? खेत खरिहान में हमरे खेती करीला, सब्जी उपजाइला, धान उपजाइला, गेहूं उपजाइला, काटो हन। हम तो भाई बुझावल तो हम बुझ गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि खेती सिर्फ जो है इसमें खेत में ही नहीं होती है, खेती जो है रूम में भी होती है। अब अगर फूलो आप बोलिएगा तो हम बता देंगे कि भाई कौन सी खेती, आप किसकी बात कर रही हैं? जी एकदम जरूर बताए दो। आप बात कर रही हैं मशरूम की। बिल्कुल किसान भाई, आप तो समझ ही गए होंगे, मंगरू दादा नहीं समझे। मंगरू दादा, मशरूम की बात हो रही है, और मशरूम की खेती जो है हमारे झारखंड राज्य के बहुत सारे किसान इसकी खेती कर रहे हैं, और रूम में इसकी खेती होती है, और बहुत पैसा भी लोग कमा रहे हैं। अरे बाबा, तब तो हमको भी जानना चाहिए। बिल्कुल, तो काले देरी करब, चलो जल्दी से हम कर विशेषज्ञ जगह हम इनकर किसान भाई बहन मन के भी लेगा थी, और साथ ही मंगरू दादा के भी लेके चला थी, डॉक्टर दीपांकर मैत्री। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में है, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के डॉक्टर दीपांकर मैत्री जी। ये हमें जानकारी देंगे मशरूम की खेती के बारे में। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए, मशरूम है क्या? मशरूम एक फफूंदे की एक प्रजाति है, जिस फफूंदे जो छत्राक्रामी होता है और खाने योग्य होता है, उसी फफूंदों को मशरूम कहे जाते हैं। तो हमारे किसान भाई मशरूम कैसे लगाएं, इसकी जानकारी दें। ऐसे तो मशरूम, खाने योग्य मशरूम करीब करीब 20 प्रकार होते हैं, लेकिन हमारे झारखंड में करीब करीब 4 मुख्य प्रजाति मिलता है जो कि खाने योग्य। उसमें से 2 प्रजाति सबसे ज़्यादा कॉमन है। एक तो है आपका धिंगड़ी या बटन मशरूम, और एक है आपका प्लेरोटस, जो कि प्लेरोटस सजर का जो पतला होता है। ये जो धिंगड़ी मशरूम है, ये धिंगड़ी मशरूम को आप सालों भर नहीं, सिर्फ मतलब बटन मशरूम जो है, बटन मशरूम को सिर्फ जड़ा में आप उगा सकते हैं, और जो प्लेरोटस सजर का जो है वो सालों भर उगाया जा सकता है। तो दोनों के लिए आपका लगाने की विधि क्या है? पुआल जो है, धान का या गेहूं का पुआल काम आता है। दोनों को लगा के इसको उपचार करके इसी में लगाया जाता है। और ये दोनों में एक फ़र्क हमें बता देते हैं। ये जो बटन मशरूम है, इसका कीमत ज़्यादा है, लेकिन इसमें यही है कि आप सिर्फ जड़ा में उगाया जा सकता है, किसान भाइयों का जहाँ पे जो घर पे वहाँ पे। लेकिन जो प्लेरोटस है, जो पतला मशरूम, उसका दाम बहुत कम है, लेकिन सालों भर उगाया जा सकता है। तो जो प्लेरोटस है वो आप सालों भर अपने खाने के लिए उगाएं, और जड़ा में इसको उगाए ताकि आप इसको बाहर बेच सकें। तो दोनों का उगाने का विधि करीब करीब एक ही है, लेकिन स्पॉन अलग अलग होता है। स्पॉन मतलब इसका बीजा। ये बीजा एक बटन मशरूम का अलग होता है और प्लेरोटस का अलग होता है, और दोनों का उगाने का विधि करीब करीब एक है। इसमें ऐसा है कि आप अगर आप घर में उगाना चाहते हैं तो 10-12 kg का जो पुआल है, धान का हुआ, अभी इस समय धान का ही मिलेगा, धान का हुआ या गेहूं का पुआल, जो सूखा हुआ पुआल है, उसको 1 या 2 इंच का इसी लंबाई में काट लें, और करीब 12 घंटा पानी में उबाल लें, साफ पानी में भिगो लें। ये भिगोने का ज़रूरत इसलिए है कि उसके ऊपर जो गंदगी जमा होता है वो साफ़ हो जाएगा।
मिट्टी वगैरह तो 10-12 घंटा अगर ये धुलने के बाद इसको निकाल लें और इसका उपचार करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर दूसरा फफूंदे या दूसरा बैक्टीरिया दूसरा जीवाणु है तो उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए उबलते हुए पानी में करीब 40-50 मिनट उसको डुबो के रखें, ये एक विधि है। नहीं तो करीब 200 लीटर का ड्राम लें और 100 लीटर पानी भर के उसमें करीब 100 ml फॉर्मालिन या जो बैबिस्टिन मिलता है 7 से 10 ग्राम बैबिस्टिन मिला के उसमें करीब 15 से 18 घंटा भिगो के रखें और उसको निकाल दें। ये हो गया उपचारित। और निकालने के बाद इसको फैला दें ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है, जो ज़्यादा पानी है वो निकाल जाए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें करीब 60 से 70% पानी नमी बचा रखें। उसके बाद स्पॉन तो उसके पहले हम मंगा के रखेंगे या बीजा जो है इसको मंगवा के रखेंगे, और उसका सोर्स है आप हमारा विश्व एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मिलता है और हमारे झारखंड में जितने केवीके है उस केवीके में उपलब्ध होता है। उसके बाद जो 5 kg वाला प्लास्टिक का बैग है उस करीब मैं एक उदाहरण देता हूँ, 10 kg वाला भी कर सकता है, लेकिन 5 kg में सुविधा होता है। तो 5 kg वाला जो बैग है उस बैग में करीब 4 इंच मोटा उस पुआल का प्रोलेप लगा लीजिए और उसके ऊपर एक चुटकी भर चूना और बेसन। ये बेसन जो है, बेसन का जो प्रोटीन है ये उनका काम आता है। एक चुटकी पुनः किनारे तरफ इसको छिड़क ले और करीब 30 ग्राम जो बीजा है उसको ऊपर फैला दें। ऐसे करके 4-5 लेयर, मतलब करीब आपका 150 ग्राम स्पॉन या बीजा एक 5 kg वाला बैग में ज़रूरत होगा और 1 kg से आप करीब 5 से 6 बैग बना सकते हैं। ये करने के बाद उसको प्लास्टिक ऊपर से बांध दें और एक ठंडा और अंधेरे कमरे में इसको 20-25 दिन रख दें और रखने का पहले थोड़ा बहुत खरोच ले प्लास्टिक को ताकि हवा जा सके, लेकिन ज़्यादा ना करें। 20-25 दिन में देखा जाएगा कि पूरे ये जो मंड है जो पुआल वाली वो सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि फफूंदे के जो माइसेलियम है वो पूरा फैल जाता है। होने के बाद आप उसको बाहर निकाल लें, अंधेरे कमरे से बाहर निकाल लें, लेकिन बाहर मतलब कमरे में ही रखें जहाँ पे शेड है और ठंडक है, और वो प्लास्टिक को हटा दें। प्लास्टिक हटाने के आप करीब 10-12 दिन के बाद उसमें फ्लोटिंग बॉडी निकलेगा, जैसे कि जो मशरूम जिसको खाने लायक है वो निकलेगा। और वो 10-12 दिन के बाद जैसे कि 1 अंगुली बराबर हो जाता है तो उसको धीरे से निकाले ताकि वो बीच में से टूट ना जाए, मैंने अंगुली फंसा के धीरे से नोच ले। ऐसे करके आप करीब 1 मंड से करीब 4 से 5 बार निकाल सकते हैं। और एक 5 kg बैग में से 4-5 बार निकालने के बाद आपको करीब 1 से 2 kg मशरूम मिलेगा, मतलब आपका 5 बैग में से करीब 5 से 10 kg मशरूम मिलेगा। जी, ये कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? ये 20-25 दिन आप रखेंगे अंधेरे घर में, उसके बाद 10-12 दिन में तैयार हो जाएगा। तो 30 दिन के बाद हर हफ्ते में मतलब और 1 महीने तक इसका फसल ले सकते हैं। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बताया कि फसल तो ले सकते हैं, ये मशरूम में किसी प्रकार का रोग कीटाणु लगता है क्या? कीटाणु लगता है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि इस कीटाणु को, ताकि ये रोग ना लगे, उसके लिए उपचार बहुत बढ़िया ढंग से करें। क्योंकि अगर हम इसको उपचार करें कोई फंजीसाइड उसमें से, क्योंकि ये तुरंत खाने लायक होता है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं, ये बोलते हैं कि आप कोई भी फंजीसाइड हो, इंसेक्टिसाइड इसमें इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसको शुरू से ही, जो हमारे कहावत है ना कि बीज रोग को पहले ही दमन करें, तो जो उपचार है वो बहुत बढ़िया ढंग से करें ताकि कोई फफूंदे वो ना रहे। और जिस कमरे में हम लोग कर रहे हैं, एक बार करने के बाद उसको जो फॉर्मालिन हम कहें, फॉर्मालिन को एक पात्र में डाल के 1 दिन छोड़ दीजिए, फिर उसको निकाल ले और फिर हवा चलाने दीजिए, तो वो कमरा भी शुद्ध हो जाता है। तो हम किसान भाई को ये कहेंगे कि कोई इंसेक्टिसाइड इसमें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जैसे ही हार्वेस्ट होता है तुरंत चला जाता है बाजार में खाने के लिए। अगर मैं ये भी बताऊंगा कि अगर मान लीजिए जैसे प्लेरोटस का जो है जो जल्दी सड़ जाता है, वो अगर मान लीजिए आज बाजार में गए या आज आप घर पे खाना नहीं बनाए तो उसको धूप में सुखा लें। ऐसे सुखाएं कि एक स्वच्छ कपड़ा में बिछा लें और उसको फिर स्वच्छ कपड़ा बिछा के 1 दिन धूप लगा दीजिए। तो क्या होगा कि इसमें आपका गंदगी नहीं पड़ेगा और सूख जाएगा। ये सूखा हुआ आप करीब 2-3 महीने रख सकते हैं। और इसका करीब 10%
वो कम हो जाता है वजन, और उसका दाम भी 10% ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि ड्राई मशरूम की बात आपने की। जी। किसान भाइयों, देखा आपने डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी मशरूम की खेती के बारे में। खासकर तक जब धान कट गया तो आप यूं ही बेकार न बैठे रहें, मशरूम की खेती करें और जाड़े में खासकर तक बटन मशरूम की खेती करें, जिससे बहुत ज़्यादा आमदनी आपको हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो मंगरू दादा देखें रूम वाला खेती कैसे हाँ होता भाई, है। तो देख लिए कि रूम के अंदर खेती कैसे होता है। हाँ। लेकिन हमरा भी एगो समस्या है। हमरा समस्या है कि हम लोग पशुपालन करते हैं, पशु लोग हमरा बीमार पड़ जाता है तो हम लोग तो दवाई देवे करते हैं, लेकिन साथ में बहुत सारा पशु मर भी जाता है, बहुत सारा बच भी जाता है। तो इसका क्या उपाय है? वो लोग कैसे हम समझें कि उसमें क्या बीमारी हुआ है? बिल्कुल, देखिए मंगरू दादा का सवाल जो है एकदम बहुत सही सवाल है कि भाई पशु बीमार पड़ते हैं, जानकारी है ही नहीं कि क्या बीमारी है तो इलाज कैसे करें। लेकिन भारत सरकार के द्वारा अब जो है सभी जगह जगह पे एक केंद्र खोला गया है जहाँ पे जांच होती है। अब गोबर की जांच होती है, फूलो दूध की जांच होती है, किसान भाइयों खून की जांच होती है, पेशाब की जांच होती है। जैसे हम लोग का आदमी का डॉक्टर लोग जांच लिखते हैं वैसा। एकदम ठीक मंगरू दादा, एकदम ठीक समझे हैं। ऐसे ही जांच होती है और जांच कराने के लिए आपको पशु के लिए जो है वहां पर सारी व्यवस्था है। बस फर्क एक ही तो है मंगरू दादा कि हम लोग जब जांच कराते हैं अपना तो डॉक्टर मोटा मोटा फीस लेते हैं, लेकिन ये जो है सरकार के तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो बहुत बढ़िया है। अब रह गया कि जांच कहाँ कराएं, कैसे कराएं। हाँ, ये तो बात है। इसके लिए तो विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। तो चलिए अपने विशेषज्ञ डॉक्टर दारा शिको हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि पशु की जो है जांच कैसे होगी और कहाँ कहाँ पे होगी। किसान भाइयों, जब हम बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने के बाद जांच की जाती है, उसके बाद इलाज होता है, लेकिन पशुओं के साथ ऐसा कुछ पहले नहीं था। लेकिन अब इस प्रयोगशाला में वैसे पशुओं की जांच होती है और जांच के बाद बीमारी का पता लगाकर उसका इलाज किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इस प्रयोगशाला को खोलने का उद्देश्य क्या है? जो क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला है हजारीबाग में, ऐसी प्रयोगशाला एक और दुमका में बनी है, जिसका उद्देश्य ये है कि इस क्षेत्र में, इस कमिश्नरी में, हजारीबाग और इसके आसपास के ज़िलों में होने वाले पशुओं रोग के बारे में पहचान की जाए और किस क्षेत्र में कौन सी बीमारी हो रही है, उसके अनुसार वहाँ के डॉक्टरों को उस तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए कि वो उन बीमारियों से किसानों को कैसे बचा सकें और इस तरह उनको आर्थिक हानि से बचा सकें। तो मेन उद्देश्य यहाँ इलाज में सहयोग के साथ साथ क्षेत्रवार रोग की पहचान करने का उद्देश्य से ये प्रयोगशाला खोला गया है। तो इसका फायदा किसानों को किस प्रकार मिलेगा? किसानों को इसका फ़ायदा इस तरह मिलेगा कि जो हम इलाज करते हैं जानवरों के, या हमारे डॉक्टर्स जो सुदूर क्षेत्रों में होते हैं, वो तो बीमारी को देख के लक्षण के अनुसार पहचानते हैं कौन सा रोग है और उसके अनुसार दवाइयाँ दे देते हैं। कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके लिए कोई दवा कारगर नहीं होती है तो फिर वो दूसरी दवा देते हैं, वो कारगर नहीं हुई तो तीसरी दवा देते हैं। समय और पैसा दोनों की हानि होती है। कभी कभी पशु मर जाते हैं, कभी थनैल जैसी बीमारियों में थन परमानेंटली ख़राब हो जाता है और इस तरह दूध देने वाली गाय अब निकम्मी, बिना इकोनॉमिक लॉस किसानों को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, दूध नहीं ले पाते हैं किसान उससे। तो ऐसी स्थिति में जब एक इलाज से कामयाबी नहीं मिल रही हो
तो हम किसान बंधुओं से और अपने क्षेत्र में पदस्थापित डॉक्टरों से ये अनुरोध करते हैं, उन्हें ये बता दिया गया है कि आप सैंपल्स नमूने वहाँ से प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजें और हम यहाँ जांच करके पता लगा लेते हैं कि कौन सा रोग है और ये किस दवा से इसका इलाज सटीक रूप से हो जाएगा। और इस तरह जो वो अंदाजी दवाइयाँ कर रहे होते हैं उससे बचाव हो जाता है, समय की भी बचत होती है, जानवर के मृत्यु दर में कमी आ जाती है और किसानों को आर्थिक क्षति से भी बहुत हद तक हम लोग बचा देते हैं। तो किसान जो होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं जो कि एक डॉक्टर की तरह वो काम कर सके, तो वैसे किसान जो अपने पशुओं का इलाज कराना चाहते हैं या जांच कराना चाहते हैं, तो उनको आप तक सैंपल पहुंचाने के लिए जो नमूने होते हैं वो किस तरह से वो भेजें आपके पास? जो जांच के लिए नमूने भेजने हों तो अब ब्लड स्लाइड्स जैसे तैयार करना, हमारे पास ग्लास स्लाइड्स हैं यहाँ पे, तो इसको कलेक्ट करने के लिए तो टेक्नोक्रेट चाहिए। इसके लिए जो डॉक्टर को जो वो इलाज के लिए बुलाते हैं अपने घरों पे या जानवर लेके जब अस्पताल पहुँचते हैं, तो डॉक्टर का ये दायित्व है कि वो उसके खून के नमूने लें, स्लाइड तैयार करें और उसको यहाँ भेजें जांच के लिए। ये काम तो हमारे डॉक्टर करते हैं या पारावेट्स जो हमारे पशुधन सहायक वहाँ पदस्थापित हैं क्षेत्रों में, इनके सहयोग से किसान अपने नमूनों को यहाँ भेज सकते हैं। वो कागज़ पे एक लिख देते हैं, स्लाइड को एक कागज़ पे रैप करते हैं, उस पर किसान का नाम, कौन सा रोग, कौन सा लक्षण है, कहाँ के रहने वाले किसान हैं, इस तरह से वो भेजते हैं। उसमें फिर हम लोग देखिए ये नंबर दे देते हैं कि फला नंबर का स्लाइड किसका है, यहाँ पे रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, इसको फिर हम लोग जांच करते हैं। तो खून की जांच के लिए तो किसान को डॉक्टर का सहयोग लेना पड़ेगा, लेकिन और चीज़ें हैं जैसे थनैला रोग के लिए दूध भेजना है, दूध की जांच हम लोग करते हैं, तो या पेशाब या गोबर की जांच हम लोग करेंगे। तो किसान बंधु जब गाय गोबर कर रही हो या कोई भी जानवर, तो उस गोबर को साफ बर्तन में, शीशे के बर्तन में या इस तरह की दवा की खाली शीशी को गर्म पानी से धोने के बाद उसमें वो ले लेंगे, उसको बढ़िया से सील बंद करके एक कागज़ से लपेट के जिसमें नाम पता लिखा हो, अपने खुद भी ला सकते हैं यहाँ, या हमारे क्षेत्र के डॉक्टर को दे सकते हैं जो यहाँ पहुँचा दें और यहाँ हम जांच करके डॉक्टर को वापस भेज देते हैं। कभी कभी किसान बंधु अपना फ़ोन नंबर भी दे देते हैं। जी बिल्कुल। फ़ोन नंबर पे हम, वो हमारा भी नंबर उनके पास होता है, तो वो फ़ोन से भी पूछ लेते हैं कि सर ये सैंपल हमने भेजा था, क्या हुआ। तो हम फ़ोन पे भी इलाज जांच का जो भी रिपोर्ट निकला है हम उनको फ़ोन पे भी बता देते हैं। और हमारे पास ये भी है, रिपोर्ट का प्रोफॉर्मा भी है, ये हम उनको इस पे लिख के भी हम दे देते हैं। हाँ, तो किस तरह वो खुद भी ला सकते हैं, डॉक्टर के माध्यम से, पशुधन सहायक के माध्यम से सैंपल्स भेज सकते हैं, पेशाब भी उसी प्रकार से। दूध का सैंपल कलेक्ट करने के लिए इस तरह की 4 शीशियाँ रखनी होती हैं उन्हें, और हर एक शीशी में अलग अलग बाट का दूध अलग अलग शीशी में वो कलेक्ट करेंगे, जमा करेंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं, 5 ml 10 ml मैक्सिमम। उस पर लिख देंगे अगला दायां बाट है, अगला बायां बाट है, या पिछला दायां पिछला बायां। इस तरह से हम उसी प्रकार हम जांच भी करते हैं, उसका कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं और किस बीमारी से ये थनैल हुआ है और उसके लिए कौन सी सटीक दवा कारगर होगी, वो हम 2 दिनों के अंदर हम बता देते हैं किसान बंधुओं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे किन किन बीमारियों की जांच होती है? और एक सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि क्या किसान भाइयों को इसके लिए कितने पैसे खर्च करने पड़े? तो दूसरे पार्ट का पहले जवाब ये दे दें कि ये सरकार के स्तर से चलाया जा रहा प्रयोगशाला है। यहाँ किसानों के लिए निःशुल्क बस सैंपल पहुँचाने और ले जाने में जो उनको कष्ट है, बाकी जांच के लिए 1 पैसा नहीं लगता है यहाँ किसानों को। जी। और हम टेलीफोन पे भी, जैसा आप पहले बताया आपको, टेलीफोन पे भी हम रिपोर्ट देते हैं, वो लिखित मांगे तो हम लिखित भी देते हैं। जी। और अपने डॉक्टरों को ज़्यादा बताते हैं कि इस क्षेत्र में ये इस तरह के स्लाइड्स आ रहे हैं, तो ये रोग आपके क्षेत्र में ज़्यादा है, इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे मुख्यतः हम गोबर की जांच करते हैं, तो इससे जो शरीर के अंदर परजीवी हैं, पैरासाइट्स हैं, उनकी पहचान करते हैं। अंडों से उनकी पहचान की जाती है कि इसमें किस तरह के पैरासाइट्स हैं और किस तरह के एंथेलमेंटिक्स या डिवर्मिंग की ज़रूरत है, जोंक की दवा हम लोग कौन सा दें। और आजकल तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो सारी परजीवियों में 1-2 प्रकार की दवा कारगर होती है, लेकिन हम ये बताते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक होगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ज़्यादा यूज़ करना अच्छी बात भी नहीं है, तो स्पेसिफिक जांच के बाद पता चल जाता है कि इसमें
पिपराजिन दिया जाए कि ऑक्सीक्लोजानाइड दिया जाए कि अल्बेंडाजोल से काम चलेगा। तो गोबर की जांच उस वजह से होती है। पेशाब की जांच हम लोग रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं, किडनी खराब हो रहा है, पाल नहीं रख रही है गाय, और भी बच्चेदानी से संबंधित कुछ रोग है तो उसका इलाज हम जो खून की जांच से हम पता लगा लेते हैं। दूध मुख्यतः थनैला रोग की पहचान के लिए और उससे बचाव के लिए, उसका इलाज समेत हम जब रिपोर्ट करते हैं तो ये थनैल किस बैक्टीरिया की वजह से या किस पैरासाइट की वजह से है, किस फंगस की वजह से है और इसमें कौन सी दवा कारगर होगी, ये हम लोग बताते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि अब सरकार ने आपके लिए क्या क्या उपाय कर दिए हैं। एक तो आपके जानवरों के हर तरह की बीमारी की जांच हो सकती है, वो भी निःशुल्क, और दवा भी बता दिया जाता है कि कौन सा दवा आपको जानवर को सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। फिलहाल यहाँ पे इतना ही। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।